नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। तो एसएससी जीके जीएस 2025 के लिए जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। ओके, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ज्योग्राफी का सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है भारत की नदियाँ, भारत का अपवाह तंत्र या फिर इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो मान करके चलिए यहाँ से आना तय है ना, और 1 से 2 क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी मैं वेटेज भी आपको डिस्कस कराऊंगा। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखिए, राइट। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको जाना है। पीडीएफ के बाद आप एसएससी 2025 वाले फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, राइट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप जा सकते हैं, राइट। अब देखिए, स्टैटिक जीके के 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका। और फिर आता है यहाँ पर भूगोल और हिस्ट्री का लगभग सेम वेटेज है यहाँ पर, है ना। तो आज हम भूगोल का हमने एक टॉपिक पिक किया है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। यहाँ पर देख लीजिए, ये स्पोर्ट्स और आर्ट से जुड़े जो पर्सनालिटीज़ हैं, ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये होने वाला है भारत की जल निकासी व्यवस्था, है ना। 123 क्वेश्चन लगभग पिछले कुछ सालों में यहाँ से आए हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत लगभग 9% वेटेज है, मतलब ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा यहाँ से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ज्योग्राफी का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, और मिनिमम 1 नंबर तो पक्का ही है। पूरा सेशन आप जरूर देखिए। जितनी भी इंडिया की रिवर्स हैं, सारी रिवर्स का बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। इसके अलावा हमारी ज्योग्राफी की जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओके, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, वो आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैंने नदियों को पढ़ा रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप डिटेल में भी नदियों को पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये स्पोर्ट्स और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो पर्सनालिटीज़ हैं, ये 2 टॉपिक हो गए हैं, ये आप ज़रूर देख लीजिए। आज हमारा ये थर्ड टॉपिक है, और धीरे धीरे बाकी के टॉपिक भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, राइट। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, है ना, माजुली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन काफ़ी बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य, राइट। असम राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एक राज्य है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड फॉर्म करती है, या फिर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ा ये नदी द्वीप है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। अब याद रखना, ये कहाँ पर है? असम राज्य में एक जगह है पासी घाट। कौन सी? पासी घाट। पासी घाट नामक एक प्लेस है, इसके पास ही ये इस रिवर आइलैंड को फॉर्म करता है। एक्चुअली रिवर आइलैंड कैसे फॉर्म करती है? एक धारा इस प्रकार से जाएगी, एक धारा इस प्रकार से जाएगी, है ना, और बीच में इस प्रकार से कुछ आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, आपको याद रखना है। जो असम सरकार है, इसके द्वारा इसको जिला भी घोषित किया गया है, डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है। लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पर जनसंख्या भी निवास करती है ना। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, राइट। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये सारी डिटेल यहाँ पर मैंने इस बार जो डिटेल है उसको भी बाइलिंगुअल कर दी है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम पर है, ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, और मल्टीपल टाइम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं, है ना। इसको जिला भी घोषित किया गया है असम सरकार के द्वारा, तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे हम ब्रह्मपुत्र नदी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, आप सेशन को पूरा जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की वितरिका है? विच ऑफ दीज रिवर्स इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, है ना। एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है ट्रिब्यूटरी, है ना, और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी, राइट। ये 2 चीज़ें होती हैं। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये कोई एक मुख्य रिवर है, मेन रिवर है ना। जैसे कि गंगा ही मान लीजिए, गंगा है, तो गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, है ना। ये कौन सी रिवर है? मान लो गंगा है, राइट। तो इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना है, राइट, यमुना है। यहाँ से एक रामगंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है, राम गंगा एक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से घाघरा है ना, और भी बहुत सारी रिवर आती है, कोशी वगैरह आती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी हैं।
अब यदि एक मुख्य रिवर में से एक दूसरी छोटी नदी बाहर की ओर निकल जाए, है ना, इस प्रकार से बाहर की ओर निकल जाए, है ना, मतलब एक बड़ी धारा थी नदी की, उससे एक छोटी धारा अलग हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और ये सारी क्या थी, ये है ट्रिब्यूटरी, है ना। तो जब कोई बड़ी नदी में आकर के छोटी नदी मिलती है उसको हम ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी बोलते हैं, और जब किसी बड़ी नदी में से एक छोटी नदी अलग हो जाती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर वितरिका बोलते हैं। और हुगली नदी जो है ये गंगा की वितरिका है, याद रखना। यहाँ पर इमेज में देखिए आप, ये देखिए गंगा नदी है, राइट, ये गंगा नदी है, वेस्ट बंगाल में जाती है ना। तो वेस्ट बंगाल में जब ये जाती है, वेस्ट बंगाल के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश। तो यहाँ पर आप देखिए वेस्ट बंगाल में इसकी एक धारा अलग हो जाती है इससे, है ना, इसको हम भागीरथी और फिर आगे हम हुगली बोलते हैं, ठीक है। तो यही है हुगली, जो कि क्या है, गंगा की वितरिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी है, याद रखना है। अब इसके कुछ और पॉइंट, मेजर पॉइंट मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। यहाँ पर देखिए जहाँ से ये अलग होती है गंगा से, तो यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक बैराज बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं फरक्का बैराज। क्या बोलते हैं, फरक्का बैराज। अब फरक्का बैराज क्यों बनाया गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोलकाता शहर जो है इसके किनारे पर ही स्थित है। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट जो है वो भी इसके किनारे पर स्थित है, किसके, हुगली के किनारे पर स्थित है। तो इस हुगली नदी पर कभी जल की कमी ना हो, इसका जल स्तर बना रहे, वाटर लेवल मेंटेन रहे, इसके चलते ये फरक्का बैराज बनाया गया, एक प्रकार का डैम है, और इससे गंगा का पानी जो है इस हुगली में छोड़ा जाता है ना। चूँकि कोलकाता पोर्ट इसके किनारे है, और पोर्ट में क्या होता है, बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं, उसका एक जल स्तर मेंटेन रहना चाहिए, इसके चलते इसको बनाया गया है, आपको याद रखना है। अब चूंकि गंगा की बात आई है तो एक बार मैं फटाक से आपको गंगा नदी का रिवीजन कराऊंगा। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर ले। तो आपको पता ही होगा देवप्रयाग में दो नदियां हैं, एक है भागीरथी, राइट, और एक है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में, है ना, देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं, तो यहाँ से ही इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से इसको हम बोलते हैं गंगा, राइट। अभी मैं आपको ये पूरी जर्नी भी इसकी डिस्कस करा दूंगा, अभी फिलहाल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ना। तो याद रखना, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग नामक स्थान में जब मिलती हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ से इसको हम गंगा बोलते हैं। भागीरथी का ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और अलकनंदा का कहाँ से होता है, सतोपंत ग्लेशियर से होता है, राइट, याद रखिएगा। अब देखिए ये गंगा है, ब्लू कलर से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसकी कुछ हम लेफ्ट और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। जो ऊपर से नदियाँ आकर के मिल रही हैं इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, और नीचे वाली जो नदियाँ हैं इसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है ना। ऊपर वाली बाईं सहायक नदियाँ हैं और नीचे वाली दाईं सहायक नदियाँ हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले इसकी एक रामगंगा ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, फिर यहाँ पर गोमती ट्रिब्यूटरी है, फिर घाघरा ट्रिब्यूटरी है, घाघरा है ना। इसके अलावा यहाँ पर गंडक ट्रिब्यूटरी है, कोशी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से एक महानंदा भी आती है, कौन सी, महानंदा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये सभी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। नीचे से आप देखोगे यहाँ पर चंबल एक रिवर है ना, जो कि किसकी, यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना। यमुना कहाँ पर आकर के मिलती है, प्रयागराज में। यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से यमुना नदी का ओरिजिन होता है, और फिर ये आगे चलते हुए प्रयागराज में आकर के दाईं तरफ से या फिर राइट साइड से आकर के किस में मिलती है, गंगा में मिलती है ना। और यमुना की जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल, ठीक है। इसके अलावा है बेतवा, है ना। तो ये इनके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अब देखिए यदि आपको इस नदी को डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी आपको बिल्कुल अब मेरे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, या फिर मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाकर के आप ये कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से गंगा को पढ़ सकते हैं, राइट। इसके अलावा सोन एक मेजर ट्रिब्यूटरी है इसकी। सोन कहाँ से निकलती है, यहाँ पर अमरकंटक नामक एक जगह है ना, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी में, है ना। तो यहाँ से निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, और ये बिहार के पास जाकर के इससे दाईं तरफ से मिलती है, राइट। फिर देखिए यहाँ पर जाती है पद्मा। जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसको हम पद्मा बोलते हैं, और उसके पहले ही इससे एक नदी कटती है जिसको हम हुगली बोलते हैं। हुगली की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है दामोदर, राइट। तो ये डिटेल शॉर्ट में मैंने आपको फटाफट डिस्कस कराया है। लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास क्या है इसकी लेंथ है, याद रखना है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ड्रेनेज पैटर्न इसका है ना। इसके अलावा जब जमुना इसमें आकर के मिलती है, जो कि ब्रह्मपुत्र का ही बांग्लादेश में नाम है ना, तो इसकी संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। फिर इसमें एक मेघना नदी आकर के मिलती है, और फिर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, सुंदरवन डेल्टा। कौन सा, सुंदरवन डेल्टा, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये फिर गिर जाती है। तो याद रखना है ना, एग्जाम में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
क्रिएट करती हैं, राइट। डिटेल में पढ़ना हो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रैंप घाटी में प्रवाहित होती है? विच ऑफ दिस फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू रैंप वैली, है ना। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये रैंप वैली में प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है। असम राज्य में 2 स्थान हैं, एक है सादिया, है ना, सादिया और धुबरी, राइट। सादिया से धुबरी के बीच में, है ना, सादिया से धुबरी के बीच में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सा राज्य है? असम। यहाँ पर रैंप वैली में प्रवाहित होती है। अब रैंप वैली क्या होता है थोड़ा समझ लो। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है रिफ्ट घाटी, है ना, और एक होता है रैंप घाटी, एक होता है रैंप घाटी। ये दोनों ही चीज़ें आप समझ लो, ठीक है। रिफ्ट घाटी क्या होता है? ये कोई स्थल खंड है, ठीक है, ये कोई स्थल खंड है। इसका ये बीच वाला हिस्सा नीचे धंस गया, है ना, तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। ये वाला हिस्सा नीचे धंस गया, है ना। और यहाँ पर यदि कोई नदी बह रही है तो इसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। और यदि कोई इस प्रकार का भूभाग है, राइट, और इसके किनारे यदि ऊपर उठ गए, है ना, इसके किनारे यदि ये किनारे जो हैं ये ऊपर उठे हुए हैं, है ना, और यहाँ पर यदि कोई नदी बह रही है तो इसको हम बोलेंगे रैंप वैली। अब यदि यहाँ पर आप देखोगे ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में कुछ क्षेत्र में बहती है सादिया से धुबरी के बीच में, तो इसके नॉर्थ में आप देखोगे तो हिमालय है। क्या है? हिमालय, राइट, हिमालय है। और साउथ में क्या है? साउथ में यदि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू है। कौन सा प्लेट्यू है? मेघालय का पठार या फिर मेघालय प्लेट्यू है। तो हिमालय और मेघालय प्लेट्यू के बीच में यहाँ सादिया से लेकर के धुबरी के बीच में ये रैंप वैली में प्रवाहित होती है। तो अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सादिया से धुबरी के बीच में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये रैंप वैली में प्रवाहित होती है, ठीक है। अब चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जिक्र आया है तो इसको हम फटाक से एक बार डिस्कस कर लेते हैं मैप के माध्यम से। देखो कहाँ से निकलती है भैया? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कैलाश पर्वत के पास तिब्बत से ही निकलती है, याद रखिएगा। तिब्बत में इसको हम यारलुंग सांगपो या फिर सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो याद रखना। और यहाँ पर आप देखेंगे हिमालय के बिल्कुल पैरेलल ही ये प्रवाहित होती है, हिमालय के समानांतर या फिर पैरेलल ईस्ट डायरेक्शन में ये प्रवाहित होती है ना। इसको क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। फिर आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा श्रेणी है ना, नामचा बरवा है ना, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। आप मेरी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, ये सब बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। तो नामचा बरवा के पास हिमालय को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसको यहाँ पर दिहांग नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। फिर ये असम राज्य में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है अरुणाचल प्रदेश और असम के पास, जिसको हम लोहित नदी बोलते हैं, ठीक है। लोहित पर ही भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज भूपेन हजारिया ब्रिज है। आगे चलती है, यहाँ पर ही आपको माजुली द्वीप देखने को मिलेगा, अभी हमने डिस्कस किया था पासी घाट के पास में। आगे ये असम में चलती है, ठीक है, असम। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि सुबनसिरी, ये तिब्बत रीजन से ही निकलती है। सुबनसिरी जो है ये तिब्बत रीजन से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए असम में ही आकर के किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र में मिलती है। एक मानस नदी है, मानस नेशनल पार्क इसके किनारे है, याद रखना। एक संकोश रिवर है, ये भी इसके ट्रिब्यूटरी है ना। तो ये सभी कौन से ट्रिब्यूटरी हैं? इसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है ना, चूंकि नदी की डायरेक्शन क्या है? इस ओर है ना, वेस्ट की ओर है। और नीचे वाले जो भी रिवर हैं ये लेफ्ट बैंक की इसके ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड से धनसिरी और कपली नदी आकर के मिलती हैं। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसको हम जमुना बोलते हैं। फिर ये पद्मा में मिलती है, इसकी संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। फिर मेघना नदी इसमें आकर के मिलती है और इसकी संयुक्त धारा को हम क्या बोल देते हैं? बंगाल की खाड़ी में मतलब ये गिरती है और सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करती है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, राइट। तो ये क्विक रिवीजन कराया है, इसको भी यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पर जाइए, मतलब प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन ज्योग्राफी की, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में लेक्चर पढ़ा हुआ है, वो लेक्चर देखिए, है ना, डिटेल में पढ़ना हो तो। अभी हम ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस रिवीजन के दृष्टिकोण से यहाँ पर फटाफट मैं आपको डिस्कस चीज़ें करा रहा हूँ। तो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है सारी, आप पढ़ लीजिएगा जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ जो है इसके किनारे पर या फिर इसके बैंक पर अवस्थित हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर? ऐसा जो नुब्रा नदी है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नुब्रा, राइट। नुब्रा नदी से क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले 1-2 सालों में ही पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर की यदि हम बात करें तो आपको पता ही होगा हमारे भारत का जो ये वाला पार्ट है, ये है ना, ये वाला जो हिस्सा है हमारे भारत का, राइट, ये वाला है ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सियाचिन, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सियाचिन ग्लेशियर, है ना, और यहाँ से ही निकलती है नुब्रा नदी। अब इसका मैं पूरा मैप आपके लिए रखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझिए, ये है इंडस रिवर, राइट, ये है इंडस रिवर
या फिर सिंधु रिवर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली है, नुब्रा नदी निकली है। फिर यहाँ पर देखो एक नदी प्रवाहित हो रही है श्योक, ये श्योक रिवर है ना, ये पूरी कौन सी नदी है, श्योक नदी। और ये श्योक नदी आगे जाकर के किस में मिल रही है, इंडस में मिल रही है। और नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो श्योक की है। इसको मैं एक और मैप से आपको समझा देता हूँ, है ना। देखो ये इस प्रकार से इंडस है, राइट, ये इंडस है। यहाँ पर इस प्रकार से ये श्योक है, ये कौन सी है, श्योक है। और यहाँ से ये नुब्रा है ना। तो ये हो गई नुब्रा जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही है, ये हो गई श्योक, ठीक है। और ये हो गई इंडस, ये कौन सी हो गई, इंडस, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, नुब्रा से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का ओरिजिन होता है जो कि श्योक की ट्रिब्यूटरी है। श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो श्योक इंडस की ट्रिब्यूटरी। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर 3 रेंज हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो कि किसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी बहती है, श्योक नदी, याद रखना है ना। और लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो इंडस रिवर प्रवाहित होती है। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की यदि मैं बात करूँ तो ये विश्व की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है या फिर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। 1984 में यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया था, जब पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर घुसपैठ कर ली थी, ठीक है। तो आई थिंक आपका अच्छा रिविजन हो गया होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है ना। आप इसका लेक्चर भी यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, इंडस का, है ना। कंप्लीट इंडस रिवर सिस्टम आप डालिएगा, मेरे चैनल पर जाइएगा, और लेटेस्ट लेक्चर ही है ना। अब देखिए, अभी इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो ये इंडस रिवर ट्रीटी काफ़ी चर्चाओं में थी, है ना। 1960 में आपको पता होगा, सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो वर्ल्ड बैंक है ना, राइट, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये पूरी ट्रीटी हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, इंडस से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर अब मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी भी पढ़ाई है, तो वहाँ पर जाकर के आप पढ़ लीजिए, राइट। चलिए, तो ये सारी डिटेल लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एक अपडेट देना चाहूँगा, जो हमारी मॉनसून सेल चल रही थी इसको हमने 16 से बढ़ा करके मतलब संडे तक जो है ये सेल को हमने बढ़ा दिया है ना। तो इसको आप मतलब 20 तारीख तक आप बोल सकते हो, 20 तक इसको हमने बढ़ा दिया है। तो हर एक कोर्स पर 25% ऑफ है। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ज्योग्राफी का कोर्स भी लेना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी का कोर्स भी ले सकते हैं। लगभग 199 रुपीज़ का ही है, और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कवर्ड हैं। लगभग 40+ लेक्चर हैं, जो कि SSC के लिए परफेक्ट बैच है, चूँकि वो फाउंडेशन बैच है, तो SSC के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैच है। मॉनसून 25 कूपन कोड लगाइए, और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन पर आप 25% का ऑफर ले सकते हैं। 2 दिन के लिए ये ऑफर और बचा हुआ है ना। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा GS का फाउंडेशन बैच है, जो कि SSC के लिए परफेक्ट है, बायलैंग्वेज है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, है ना। इसमें आपको 4 मेजर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी मिल जाते हैं, है ना। ऑफर में अभी लगभग ये आपको 720, मात्र 720 में आपको ये 4 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं। ऐसा ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। SSC के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये बैच है, ठीक है। किसी भी प्रकार की क्वेरी आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप करिए, मैं मुझसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप मैं ही यहाँ पर देता हूँ, मेरा ही ये चैनल है, मैं ही सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र सिंधु की सहायक नदी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे चक्कर खा जाते हैं, है ना। तो देखिए, यदि मैं इंडस रिवर सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए एक मैप मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको फटाक से मैं डिस्कस कराता हूँ। ये इंडस है, ब्लू कलर से आप देख पा रहे होंगे ना, ये इंडस रिवर है ठीक है। इंडस की जो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है चेनाब। यहाँ पर देखिए रेड कलर से ये चेनाब रिवर है, जो कि मिठनकोट पाकिस्तान में जाकर के इंडस में मिलती है ना। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से इंडस है ना, ये इंडस है, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब। ये कौन सी है, चेनाब, है ना, चेनाब, जो कि डायरेक्ट मिठनकोट पाकिस्तान में जाकर के इसमें मिलती है। अब बाकी की जो नदी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल झेलम चेनाब में जाकर के मिलती है, राइट। एक है रावी भी चेनाब में जाकर के मिलती है। एक है सतलज, ये भी चेनाब में जाकर के मिलती है। तो जितने भी हैं झेलम, है ना, रावी और सतलज, ये 3 नदियां जाकर के मिल रही हैं चेनाब में। और एक और नदी है व्यास, है ना, व्यास किस में जाकर के मिलती है, व्यास सतलज में जाकर के मिलती है। और व्यास एकमात्र ऐसी नदी है इन 5 नदियों में जो सिर्फ इंडिया में ही या फिर भारत में ही प्रवाहित होती है ना। तो इनको हम बोलते हैं पंचनद। इसके नाम पर ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है, पंचनद, याद रखना है। तो इन सभी नदियों में एकमात्र चेनाब ही ऐसी है जो डायरेक्ट जाकर के किस में मिलती है, इंडस में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चेनाब, ठीक है। बाकी की सब किसके, सतलज,
चेनाब की है, रावी चेनाब की है, बाकी ब्यास किसकी है, सतलज की है। ये आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना। मानसरोवर झील के पास से ही इसका ओरिजिन होता है, ओके। और कराची के पास ये डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिरती है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। इंडस या फिर सिंधु इसको हम बोलते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हैं। इसका भी डिटेल लेक्चर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, फ्री में जाकर के बिल्कुल आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, राइट। यहाँ पर डिटेल है, सानो ख्यावाब ग्लेशियर यहाँ से ओरिजिनल होता है, अरब सागर में गिरती है, राइट। चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। लेकिन डायरेक्ट कौन मिलती है, याद रखना, डायरेक्ट सिर्फ चेनाब ही मिलती है। ये इसके रिवर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन डायरेक्ट सिर्फ चेनाब ही मिलती है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान साइड से कुछ अन्य नदियाँ आती हैं, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल, स्वात, है ना। तो इसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए यदि आपको कोई भी दिक्कत है, क्योंकि देखिए नदियों से एक क्वेश्चन आना तो तय है, और संभावना है कि इंडस से क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना, क्योंकि ये काफ़ी चर्चाओं में थी भारत पाक युद्ध के समय, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, राइट। तो इंद्रावती जो है ये दक्षिण भारत की एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, गोदावरी इसकी ये ट्रिब्यूटरी है मेजर, आपको याद रखना है। इंद्रावती नदी जो है याद रखना उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है, गुप्तगंगा हिल्स है यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ राज्य आती हैं, और फिर जो महाराष्ट्र और तेलंगाना है, महाराष्ट्र तेलंगाना के बिल्कुल बॉर्डर पर, है ना, जो इसकी बॉर्डर है ना, उस पर जाकर के किससे मिलती है, लेफ्ट बैंक से गोदावरी में जाकर के मिलती है, आपको याद रखना है ना। दक्षिण भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, यदि मैं मैप में इसकी बात करूं कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ से इस प्रकार से ओरिजिनेट होती है, इस प्रकार से बहती है, लगभग 1465 है ना किलोमीटर इसकी लेंथ है। 3 स्टेट में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में मुख्यतः इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसको हम वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इसको हम गंगा से कंपेयर करते हैं, किससे, गंगा से कंपेयर करते हैं, आपको याद रखना है, राइट। एक बार मैं मैप के माध्यम से आपको डिस्कस कराता हूँ, देखिए पूर्णा, है ना, इसके अलावा प्राणहिता, है ना, इंद्रावती, सवरी, सिलोरू, है ना, ये सब मंजरा, ये सब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, पनीरी। देखिए जो भी मैंने अपने कोर्स में नदियों को पढ़ा रखा है, तो कुछ इस प्रकार से ही बहुत अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से पढ़ा रखा है, एक एक एनिमेशन से बहुत अच्छे मैपिंग के थ्रू कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ा रखी है। तो यदि आप सिर्फ ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहते हैं, तो मात्र अभी ऑफर में आपको लगभग 200 रुपीज़ का ये कोर्स मिल जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का। इसको आप ज़रूर अवेल करिए, सारी नदियाँ पढ़िए, बहुत अच्छे से एनिमेशन से एक एक चीज़ मैंने वहाँ पर पढ़ाई हुई है ना। तो याद रखिएगा, पूर्णा की ट्रिब्यूटरी दुधना है, फिर ठीक है। प्राणहिता जो है ये वेनगंगा और वर्धा के संगम से बनती है ना। इंद्रावती जो अभी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये उसका पूरा रिवर सिस्टम है, याद रखना। राजमुंद्री के पास ये डेल्टा क्रिएट करती है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है ना। निकलती कहाँ है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्र्यंबकेश्वर है ना, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से ही इसका ओरिजिन होता है, वेस्टर्न घाट के अंतर्गत, है ना। तो दोस्तों आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं मेरा कोर्स, है ना, जो फाउंडेशन कोर्स के नाम से ये ज्योग्राफी फाउंडेशन कोर्स है, इसको आप ज़रूर चेकआउट करिए। बहुत आपको बहुत प्रीमियम कंटेंट बहुत ही किफ़ायती प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इंद्रावती के बारे में डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है ना। इसके अलावा इस पर चित्रकूट वाटरफॉल भी है, ये भी आपको याद रखना है। इसको हम भारत का नियाग्रा फॉल भी बोलते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क भी इसके किनारे पर है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है, किसका, कावेरी रिवर का, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेस्टर्न घाट है हमारा, यहाँ पर वेस्टर्न घाट माउंटेन है, और यहाँ पर ही ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, कहाँ पर, कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, तो कर्नाटक से ओरिजिन होता है, और केरल में तमिलनाडु में ये बहती है। 2 राज्यों में बहती है, कहाँ कहाँ पर, एक तो है कर्नाटका, है ना, और प्लस तमिलनाडु, राइट। 2 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। दक्षिण भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण रिवर है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसको हम दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, है ना। दक्षिण भारत की गंगा हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जब हमारे भारत में इंडियन मानसून एंटर करता है, तो जब भारत में मानसून एंटर करता है, इसके अलावा जब भारत से मानसून लौटता है, तो दोनों ही समय इसको जल मिलता है मानसून से, तो इसमें पानी की कमी नहीं होती है। इसके चलते इसको दक्षिण भारत की गंगा
कहा जाता है, याद रखना। तो दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। उसको गंगा बोलने का रीज़न है कि वो सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, और इसको बोलने का रीज़न है कि इसमें पानी की मात्रा कभी कम नहीं होती, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से ही इसको जल की प्राप्ति होती है, राइट। आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक बार इसका मैप देख लीजिए, है ना, कहाँ से निकल रही है ये, वेस्टर्न घाट से निकल रही है, ब्रह्मगिरी हिल से, और तंजावुर तमिलनाडु के पास जाकर के ये डेल्टा क्रिएट कर रही है। इसकी कुछ हम ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हिरंगी, हेमावती, शिमसा, अर्कावती, है ना, लक्ष्मण तीर्थ, कविनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरी से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है ना। इसके अलावा ये भी रिवर जो है कुछ आइलैंड फॉर्म करती है, जैसे कि श्रीरंगपट्टनम, ये एक रिवर आइलैंड है जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, कावेरी नदी के द्वारा। याद रखिएगा भारत में दो नदी हैं, एक तो है कावेरी और एक है ब्रह्मपुत्र। ये दो जो मेजर रिवर हैं ये आइलैंड फॉर्मेशन के लिए जानी जाती हैं, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, टिहरी डैम किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। टिहरी डैम इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है। टिहरी डैम जो है ये आपको देखने को मिलेगा भागीरथी और भीलांगना रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर, मतलब डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भागीरथी रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, और इसमें ही आकर के एक मिलती है भीलांगना रिवर, है ना, भीलांगना, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, खतलिंग ग्लेशियर से, और इनके ही कॉन्फ्लुएंस पर आपको टिहरी डैम देखने को मिलेगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आपको पूरा गंगा रिवर सिस्टम जो कि उत्तराखंड में है ना, कि गंगा आखिर गंगा बनती कैसे है ये डिस्कस करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये सारी नदियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि गंगोत्री है, सतोपंथ ग्लेशियर है, कामेद ग्लेशियर है ना। तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए खतलिंग ग्लेशियर से भीलांगना निकली है, और यहाँ पर ही क्या है, ये टिहरी डैम हमें देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर से एक विष्णु गंगा के नाम से नदी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा, राइट। तो अलकनंदा ऐसे आगे चलते हुए किसान देवप्रयाग में जाकर के भागीरथी से मिलती है। देवप्रयाग, यहाँ पर आपको 5 प्रयाग देखने को मिलेंगे, 5 प्रयाग देखने को मिलते हैं, याद रखना है, जैसे कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, राइट। प्रयाग मतलब जो नदियों का संगम होता है, खासतौर पर पवित्र नदियों का, वहाँ पर हम प्रयाग शब्द यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे धौली गंगा विष्णु गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग है, नंदाकनी और अलकनंदा के संगम पर नंद प्रयाग है, ठीक है। पिंडार या फिर कर्ण गंगा और अलकनंदा के संगम पर कर्ण प्रयाग है, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर रुद्र प्रयाग है, ठीक है। चौरावारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो इतनी सारी नदियां जब आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, खासतौर पर अलकनंदा और भागीरथी, तो यहाँ से इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से इसको हम गंगा बोलते हैं, और फिर हरिद्वार से ये मैदानों में या फिर प्लेन रीजन में प्रवाहित होती है ना। तो इसका भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी है हमारे चैनल पर, वहाँ पर आप देखिए। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में एनिमेशन, यहाँ तो मैं आपको एनिमेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर एनिमेशन से मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो वो लेक्चर आप जरूर देख लिए, मैं आपको लिंक सारी दे दूँगा, आई बटन लिंक में जाकर के भी आप देख सकते हैं, राइट। तो याद रखना। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखो कि हरिद्वार के बाद जो गंगा है फिर ये मैदानों में या फिर प्लेन रीजन में प्रवाहित होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के किन किन राज्यों के मध्य में हमें विवाद देखने को मिलता है, डिस्प्यूट किन किन राज्यों के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, कृष्णा रिवर जिन जिन स्टेट में प्रवाहित होती है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, याद रखना है ना। महाराष्ट्र के बाद फिर कर्नाटका में प्रवाहित होती है, फिर तेलंगाना में प्रवाहित होती है, और फिर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो इन्हीं 4 राज्यों में जहाँ पर ये प्रवाहित हो रही है, उन्हीं 4 राज्यों के मध्य में हमें विवाद भी देखने को मिलता है। केरल इसमें नहीं है, याद रखिएगा, है ना। तो इसका बी आंसर ही हो जाएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु इसमें नहीं है, राइट। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा याद कर लीजिए कि जिन 4 राज्यों में ये प्रवाहित हो रही है, उन्हीं 4 राज्यों के मध्य में विवाद है। कहाँ से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, राइट। चलिए, तो कहाँ से निकलती है भैया, ये महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से, महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है। एक बार हम मैप के माध्यम से ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये वेस्टर्न घाट है, महाबलेश्वर, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, महाराष्ट्र राज्य से। इसके ट्रिब्यूटरी की बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर भीमा देखिए यहाँ पर वेस्टर्न घाट के आसपास से ही निकल रही है। एक मूसी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कि हैदराबाद जिसके किनारे पर स्थित है, आपको पता ही होगा। विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंग और भद्रा ये वेस्टर्न घाट के आसपास से निकलती हैं। तुंग भद्रा इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक की, राइट।
इसके अलावा कोयना हो गई, घाट प्रभा हो गई, माल प्रभा हो गई, पंचगंगा, दूधगंगा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हैं। लगभग 1401 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, लेंथ है, याद रखिएगा। और ये दक्षिण भारत की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गोदावरी रिवर, राइट। तो ये थोड़ा सा डिटेल में याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और बाकी डिटेल में सारी नदियाँ, हालांकि ये जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं ये अभी मैंने कवर नहीं की हैं अपने चैनल पर। ये आपको इसको यदि पढ़ना है डिटेल में तो पेड कोर्स आपको लेना पड़ेगा। लगभग अभी ऑफर में 199 रुपीज़ का मिल जाएगा, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी मैंने जो हमारे चैनल पर आपको अभी नदियाँ मिलेंगी वो हिमालयन रिवर मिलेंगी ना। हिमालय रिवर पूरी मैंने पढ़ा रखी हैं, जैसे कि इंडस हो गई, गंगा हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं अभी मैंने कवर नहीं की है। फिर भी आपको यदि कोई नदी पढ़ना तो मैं फ्री में आपको पढ़ा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने एक आपको क्वेश्चन डिस्कस कराया था रैंप घाटी वाला, राइट। रैंप घाटी में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। अब आ गया भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी में दो नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, राइट। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना। तो आपको पता ही होगा हमारा जो ये भारत है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर एक नदी बहती है नर्मदा और यहाँ पर एक नदी बहती है ताप्ती, है ना। ये नर्मदा जो है ये अमरकंटक रीजन से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पर है? मेकाल रेंज। मेकाल किसका पार्ट है? सतपुड़ा का। तो यहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है और पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती है। और सतपुड़ा में ही एक बैतुल मुल्ताई नामक जगह है, मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। दोनों ही पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ गिरती हैं? ये इस जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात या फिर खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में जाकर के ही ये दो नदियाँ कहाँ जाकर के गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो ये अरब सागर का ही पार्ट है, लेकिन ये है खंबात की खाड़ी, राइट। गुजरात में भरूच जिला है, वहाँ पर जाकर गिरती है। दोनों ही नदियाँ जो हैं आप देखेंगे तो एमपी से ओरिजिनेट होती हैं, महाराष्ट्र जाती हैं और फिर गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। दोनों ही नदियाँ क्या हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं, रिफ्ट वैली में बहती हैं। अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो नर्मदा नदी है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? तो नर्मदा के नॉर्थ में आप देखोगे तो नॉर्थ में आपको विंध्य पर्वत देखने को मिलेगा और साउथ में आप देखोगे तो साउथ में आपको सतपुड़ा देखने को मिलेगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पर आप देखोगे ताप्ती नदी है इसके दक्षिण में और यहाँ पर एक और पर्वत है जिसको हम बोलते हैं अजंता श्रेणी, है ना। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये नदी बह रही है, तो याद रखना विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, जबकि सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन में आते रहते हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ताप्ती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। 1312 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, याद रखिएगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी इसके किनारे है, जबलपुर शहर भी इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको डिस्कस करा दी है, याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इनमें से किसी दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑल्सो नोन एज दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा, राइट। तो अभी मैंने आपको डिस्कस करा है गोदावरी रिवर को दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसके पीछे रीज़न है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था। चूँकि ये दक्षिण भारत की लार्जेस्ट रिवर है ना, लार्जेस्ट रिवर है अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के अनुसार भी और रिवर सिस्टम के अनुसार भी, इसलिए इसको गंगा से कंपेयर करके दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा बोलते हैं। 1465 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है और दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, जो है हमारा दक्षिण भारत है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे बड़ी नदी है। ऑलरेडी अभी मैंने आपको उसको डिटेल में डिस्कस करा दिया है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। पूर्णा हो गई, है ना, प्राणहिता हो गई, ये सब आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। राजमुंद्री के पास डेल्टा बनाती है, कहाँ से निकलती? त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। डिटेल में यदि पढ़ना हो तो आपको कोर्स ही अवेल करना पड़ेगा, अभी फिलहाल हमारे चैनल पर ही अवेलेबल नहीं है। बहुत अच्छे से एनिमेशन से मैंने आपको चीज़ों को डिस्कस कर रखा। फिर भी यदि आप बोलोगे कि सर हमें पढ़ना है, आप फ्री में पढ़ाओ, तो मैं लेक्चर डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? विच रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमरकंटक से दो नदियों का ओरिजिन होता है, जो ऑप्शन में दी हुई है यहाँ से नर्मदा और सोन, ये दो नदियों का ओरिजिन होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, है ना। तो नर्मदा और सोन नदियों का ओरिजिन जो है ये अमरकंटक से होता है, आपको याद रखना है। अमरकंटक की यदि मैं बात करूँ तो जो हमारा भारत है इसमें यदि आप देखोगे मध्य प्रदेश राज्य यहाँ पर बीच में देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, राइट, पूर्वी हिस्सा जो है यहाँ से ही नर्मदा का निकलती है, इस प्रकार से यहाँ से सोन निकलती है ना, ये दो। और ये जो प्लेस है इसको हम बोलते हैं अमरकंटक, अमरकंटक प्लेटू, जो कि मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मेकाल रेंज में आता है ना। मेकाल रेंज में ही अमरकंटक है, अमरकंटक प्लेटू भी इसको हम बोलते हैं। और यहाँ से ही ये दो नदियाँ निकलती हैं, याद रखिएगा ना। अब अमरकंटक याद रखना, जो अमरकंटक है ना, अमरकंटक ऊंचाई पर स्थित एक क्षेत्र है। नर्मदा निकलती है, ताप्ती निकलती हैं और भी बहुत सारी नदियां यहाँ से इस प्रकार से निकलती हैं। तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं ना, तो ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का, रेडियल
ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा हिस्सा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का उदाहरण है ना। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न मतलब ये होता है कोई एक ऊंचा स्थान है और वहाँ से बहुत सारी नदियाँ जो हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही हैं या ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और अमरकंटक से भी ऐसा होता है, बहुत सारी नदियाँ अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं और ये जो है ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का अच्छा एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा, नर्मदा, सोन, रिहंद वगैरह नदियाँ भी यहाँ से निकलती हैं, ये सब इसका अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? विच ऑफ दिस रिवर्स ड्रेन इनटू द गल्फ ऑफ खंबात, राइट। तो सबसे पहले देखिए गल्फ ऑफ खंबात क्या है ना। तो ये गल्फ ऑफ खंबात है, ये जो हिस्सा मैंने बनाया है यहाँ पर है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, ये वाला है ना, ये गल्फ ऑफ खंबात है जो कि अरब सागर, यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, अरेबियन सी है, राइट। और ये है गल्फ ऑफ खंबात। तो गल्फ ऑफ खंबात जो है अरेबियन सी का ही पार्ट है। और यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया नर्मदा नदी आगे गिरती है, फिर ताप्ती गिरती है, यहाँ पर एक माही नदी गिरती है, साबरमती गिरती है ना। तो ये 4 नदियाँ हैं, कौन कौन सी? साबरमती है ना, बाकी यहाँ पर 3 लिखी हुई है, नर्मदा, माही और ताप्ती। तो ये सभी नदियाँ जो हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, साबरमती। तो ये सभी नदियाँ जो हैं ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर और खंबात की खाड़ी में आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा विशेष तौर पर जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम खंबात की खाड़ी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये 4 मेजर नदियाँ जाकर के गिरती हैं, इनकी चारों के बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड शोरो ऑफ उड़ीसा, है ना। इसको शोरो ऑफ उड़ीसा कर लीजिएगा, है ना, शोरो ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का शोक जो है ये महानदी को कहा जाता है। याद रखना है कि दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है महानदी, जो कि आप देखोगे खासतौर पर छत्तीसगढ़ से निकलती है और फिर उड़ीसा राज्य पे जाती है ना। तो उड़ीसा के कारण उड़ीसा राज्य में इसके चलते बहुत ज़्यादा बाढ़ या फिर फ्लड आते थे, है ना, फ्लड। इसके चलते इसको क्या बोला जाता है? उड़ीसा का शोक बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, इसका पूरा मैप है। तो ये भी जो निकलती है मेकाल रेंज में एक हिल है, सिहावा हिल्स, याद है ना, सिहावा, मेकाल में सिहावा हिल्स है, यहाँ से ही इसका ओरिजिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सिहावा हिल्स से ओरिजिनेट होती है ना, इस प्रकार से। और 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें, शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईव, इसके अलावा यहाँ पर तेल, ओंग, जोंग, ये सब इसके ट्रिब्यूटरी हैं, है ना। और यहाँ पर ही आपको इस पर हीराकुंड डैम देखने को मिलेगा, जो कि भारत का लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा डैम है, याद रखना है। और ये बिल्कुल बॉर्डर पर बना है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की। जैसे ही ये उड़ीसा में एंटर करती है तो यहाँ पर इसको बनाया गया है। इसके अलावा हीराकुंड डैम को भी उड़ीसा का शोक बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी विशाल डैम है। कभी इसमें कोई दिक्कत आई तो उड़ीसा राज्य में काफ़ी ज़्यादा तबाही आ सकती है ना। कटक के पास ये डेल्टा बनाती है ना। पारादीप पोर्ट भी इसके डेल्टाई रीजन में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का निर्माण करती हैं, है ना। जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, एक बार मैं आपको फटाक से डिस्कस करा देता हूँ। गोदावरी हो गई, है ना, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, यहाँ स्वर्ण रेखा हो गई। तो ऐसी और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, ब्राह्मणी वगैरह भी हैं, दया है ना, बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी नदियाँ हैं। तो जितनी भी ये नदियाँ हैं ये क्या बनाती हैं? यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। जबकि एक बात याद रखना, जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जैसे कि नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, यहाँ पर मांडवी हो गई, यहाँ पर शरावती हो गई, भरतपूजा हो गई, पेरियार हो गई, है ना, यहाँ भरतपूजा पेरियार है ना यहाँ पर, और ये सारी नदियाँ ये क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, है ना। तो याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं, जबकि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में आप बिठा लो, है ना। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? नदी जब अपने मुहाने या फिर आउटफॉल के पास जाती है, जैसे कि मान लो ये सागर है, कोई समुद्र है, या फिर सी है, ओशन है, कुछ भी है, खाड़ी है, ठीक है। तो नदी जब इसके पास जाएगी तो इसका स्लोप काफ़ी कम हो जाएगा, है ना, समुद्र तल से ऊंचाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये नदी जो है छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है, राइट। और फिर जा कर के ये किस में मिलती है? समुद्र में मिलती है। जब ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है तो इसकी स्पीड क्या हो गई? काफ़ी कम हो गई। जब स्पीड कम हो जाएगी तो इसके पास जो भी सेडिमेंट्स हैं, है ना, उसको आगे ले जाने की जो पावर है, शक्ति है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी इसके पास सेडिमेंट्स हैं उसको यहाँ पर ये क्या करती है? डिपॉजिट करती है, राइट। यहाँ पर छोड़ते जाती है
छोड़ते जाती है इसको, है ना। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, है ना, राइट। डेल्टा बोलते हैं। तो याद रखना ये डेल्टा, और खासतौर पर कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, राइट। जबकि एस्चुरी में क्या होता है, एस्चुरी में नदी जाती है सीधा, उसका वेग कम नहीं होता है और सीधे जाकर के जल ओशन में जाकर के अपना जल गिरा देती है ना। ये कोई सागर है, सी है या फिर ओशन है ना, तो वहाँ पर जा डायरेक्ट गिरा देती है। मतलब इसकी स्पीड कम नहीं हो रही है, और जो भी सेडिमेंट्स हैं समुद्र के अंदर जाकर के छोड़ देती है, और फिर जो सागर में वेव्स चलती हैं उसको और गहराई में ले जाती है, तो उसको हम एस्चुरी बोलते हैं, राइट। तो ये वैश्विक अंतर याद रखना, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। डिटेल में पढ़ना तो ऑलरेडी नदियाँ मैंने पढ़ा रखी हैं चैनल पर बिल्कुल फ्री में, वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी और इसकी सहायक नदियों का जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक है वेनगंगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली उसका कहीं ना कहीं मतलब वेनगंगा डायरेक्ट तो नहीं मिलती, ये प्राणहिता के नाम से मिलती है, लेकिन इसके रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। कावेरी भवानी सही है, नर्मदा अमरावती और कृष्णा भीमा, है ना। तो जोड़ा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। अमरावती जो है याद रखना ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। बाकी भीमा कृष्णा की ही है, भवानी कावेरी की ही है, जबकि वेनगंगा गोदावरी रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। तो अक्सर ऐसे ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आते हैं। ट्रिब्यूटरी से दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और लेफ्ट बैंक, है ना, लेफ्ट बैंक या फिर राइट बैंक से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों तरीके से आपको रेडी रहना है। आगे देख लेते हैं, हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर हमें देखने को मिलता है। हरिके बैराज इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर, राइट। तो बैराज अभी मैंने आपको एक डिस्कस कराया था, बैराज, है ना। एक और बैराज है हरिके बैराज, तो याद रखना ये सतलज और व्यास रिवर के संगम पर अवस्थित है ना। मैंने आपको बताया था कि ये इंडस रिवर है ना। इंडस की ट्रिब्यूटरी है चेनाब, एक है झेलम है, ये है चेनाब, फिर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है रावी, और फिर एक इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सतलज, है ना। और सतलज की ट्रिब्यूटरी है व्यास, कौन सी है, व्यास। तो सतलज और व्यास जहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर ही बनाया गया है हरिके बैराज, और यहाँ से ही निकाली गई है इंदिरा गांधी कैनाल। कौन सी, इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट ये कैनाल है, याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई करना, पंजाब में सिंचाई करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, फिर इस पर्पज से इसको बनाया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपूरथला पंजाब नामक एक स्थान है, वहाँ पर ही ये बैराज हमें देखने को मिलता है, राइट। अभी हमने फरक्का बैराज डिस्कस किया था ना, फरक्का बैराज, ये आपको गंगा नदी जहाँ से हुगली कटती है तो वहाँ पर फरक्का बैराज हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर हमें देखने को मिलता है। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो श्रीनगर जो है ये हमें झेलम के किनारे पर देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत, है ना। तो याद रखिएगा झेलम नदी जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक लेक भी हमें देखने को मिलती है, याद रखना श्रीनगर में ही आपको यहाँ पर डल लेक भी देखने को मिलते हैं, काफ़ी फेमस है। झेलम नदी की यदि हम बात करें तो एक और यहाँ पर मेजर लेक है जिसको हम बोलते हैं बूलर लेक। कौन सी, बूलर लेक जो है ये फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है, और इसी लेक से होते हुए झेलम नदी प्रवाहित होती है। झेलम नदी की बात करें तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बोलते हैं किशन गंगा। इस पर एक किशन गंगा प्रोजेक्ट भी है ना, याद रखना। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, तो मैंने आपको बता दिया, ये झेलम है और ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, है ना। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, है ना। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था सुबनसिरी, राइट। सुबनसिरी कुछ इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी आती है भारत में, इस प्रकार से, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से सुबनसिरी आती है। ये भी तिब्बत से ही निकलती है और अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में होते हुए ये राइट बैंक से आकर के किस में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। किसमें, ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है। और सुबनसिरी जो है ये एक प्रकार से याद रखिएगा तिब्बत रीजन से आते हैं, और लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैंने एक मानस डिस्कस कराई थी, इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। मानस नेशनल पार्क इसके किनारे पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक हमने लोहित रिवर डिस्कस करी थी, है ना। तो ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी याद कर लीजिएगा, डिटेल में ऑलरेडी लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे पर अवस्थित है। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, है ना। सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा एक और शहर है बुरहानपुर भी इसके किनारे पर स्थित है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर अभी मैंने आपको बताया था, बैतूल मुल्ताई से निकलती है, अजंता और सतपुड़ा के बीच में प्रवाहित होती है ना। मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। भरूच जिले के पास में ये ऐश्वर्य बनाते हुए गिरती है खंबात की खाड़ी में। कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट दी है कि किस नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा आपकी हेल्प के लिए, है ना। और वीडियो को बच्चों शेयर जरूर करा कीजिए ताकि और व्यूज़ आएँ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे लेक्चर मैं आपके लिए और बना पाऊँ, क्योंकि कम व्यूज़ आते हैं तो फिर थोड़ा मोटिवेशन भी डाउन होता है ना। तो मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी थोड़ा सा एफर्ट डालिए, वीडियो को शेयर करिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, है ना। बाकी आपको यदि कोई खास टॉपिक पढ़ना है तो मैं आपके लिए वो भी प्लान कर लूँगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होकर के पुनः मिलती हैं और इस प्रकार से 2 रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन करती हैं, श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस कराया था। 2 नदियाँ हैं, एक है कावेरी और एक है ब्रह्मपुत्र। ये 2 नदियाँ भारत में रिवर आइलैंड फॉर्मेशन करने के लिए जानी जाती है। रिवर आइलैंड कैसे बनता है, जैसे कि नदी जा रही है, एक धारा यहाँ बढ़ गई, एक धारा यहाँ बढ़ गई, है ना, आपस में आगे जा करके फिर से ये मिल गए, तो बीच में एक प्रकार का एक रिवर आइलैंड बन जाएगा, राइट। तो श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम जो ये आइलैंड है, ये रिवर आइलैंड है और कावेरी नदी बनाती है, याद रखना। कावेरी नदी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, वेस्टर्न घाट से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से, कर्नाटक से, और फिर कहाँ जाती है, तमिलनाडु में जाती है और डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है, राइट। तो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, माही नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है और कहाँ समाप्त होती है, इन विच डायरेक्शन डज द माही रिवर फ्लो एंड वेयर डज इट एंड, है ना। तो माही रिवर देखिए पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा ना। कच्छ किरण से कोई मतलब नहीं है, बंगाल की खाड़ी से नहीं है, हिमालय से मतलब नहीं है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से ये बहती है। कुछ इस प्रकार से माही नदी बहती है, याद रखिएगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। पहले नॉर्थ में जाती है, फिर ये साउथ में जाती है और कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी, जो कि अरब सागर का पार्ट है। ये धार जिला है, मिंडाग्राम, है ना, पश्चिम मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है, MP से निकलती है, फिर राजस्थान जाती है और फिर गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर। खंबात की खाड़ी किसका पार्ट है, अरब सागर का ही पार्ट है, तो यहाँ पर जाकर के गिरती है। इसके अलावा इसकी विशेषता ये है कि कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, इसको ये 2 बार क्रॉस करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अल्टीमेटली फॉर्म्स द टेरेस्ट्रियल ड्रेनेज पैटर्न, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लूनी रिवर जो है ये अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र या फिर टेरेस्ट्रियल ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करती है। देखिए इसका मतलब ये होता है कोई भी नदी जब अल्टीमेटली जिसका आउटफॉल होता है वो समुद्र में होता है ना, सी में होता है, या फिर किसी लेक या फिर झील में जाकर के कोई नदी गिरती है ना, या आउटफॉल उसका किसी सागर महासागर झील में होता है। लेकिन कोई नदी यदि किसी सागर महासागर तक ना पहुँचे और बीच में ही कहीं समाप्त हो जाए, लैंड में ही कहीं समाप्त हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र और टेरेस्ट्रियल ड्रेनेज पैटर्न। और भारत में जो लूनी नदी है, याद रखिएगा, ये निकलती कहाँ से है, ये अरावली रेंज, पुष्कर वैली से निकलती है। यहाँ पर अरावली रेंज है, यहाँ से निकलती है राजस्थान से, और यहाँ पर कच्छ का रण जो है गुजरात में, यहाँ पर जाकर के ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अरावली से निकलती है राजस्थान से, एक लवणकारी खारे पानी की ये नदी है, क्योंकि ये सांवर लेक से होते हुए प्रवाहित होती है ना, और कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है, तो याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नदी छोटा नागपुर में बहती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, इसमें यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, मेघना, दामोदर, तुंगभद्रा या फिर भीमा। इसका आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप कमेंट कीजिए। जो भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर डिस्कस करा रहा हूँ बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये आज हमारा नदियों से रिलेटेड टॉपिक था। आई थिंक आपका अच्छा रिवीजन हुआ होगा। यदि आपको डिटेल में पढ़ना हो तो पूरी हिमालयन रिवर ऑलरेडी मैंने कवर कर रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे दूंगा, आई बटन में जाकर के भी देख सकते हो, एंड स्क्रीन में भी मैं एक बार लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप नदियाँ जाकर के एक बार पढ़ लो, है ना। और यदि डिटेल में पूरा पढ़ना है तो आप कोर्स भी अवेल कर सकते हो। अभी ऑफर में मात्र 199 रुपीज़ का ये कोर्स मिल रहा है, तो आप एक बार पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो PDF यदि आपको उसकी चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। आपको PDF वाले फोल्डर में जाना है, उसके बाद आप SSC 2025 के फोल्डर में जाओगे, वहाँ पर आपको ये सारी PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि PDF डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करो, मैं आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण करूँगा। ये नदियाँ वगैरह आप पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, हिंदी का है, इनको आप अवेल कर सकते हो।
ज़्यादा महंगे कोर्स नहीं है, 200-250 इनकी प्राइस है, अभी ऑफर में और सस्ते ये मिल रहे हैं, तो इनको आप अवेल कर सकते हो। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, डेमो क्लासेस हैं, आप वहाँ पर देखिए, चेकआउट करिए, मुझसे बात करिए, है ना। एसएससी के लिए परफेक्ट कोर्स हैं, फाउंडेशन कोर्स हैं, आप बिना झिझक के ले सकते हो। सारे कोर्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी डेमो क्लासेस हैं, आप देख सकते हो। कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हो तो जीएस का फाउंडेशन बैच है, जो कि एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए परफेक्ट है ना। अभी यहाँ पर पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, बहुत जल्दी इकोनॉमी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो किसी प्रकार की क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, है ना, आपका समाधान होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर, यदि आप कोई खास टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डेफिनेटली वो टॉपिक भी आपको कवर कर दूंगा। और काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों लेक्चर बनाने में, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। अभी हमने जस्ट शुरुआत ही की है, आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी सपोर्ट से ही हम आगे लगातार काम कर सकते हैं, मोटिवेशन हमें तभी मिलता है, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।